नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 24 दिसंबर 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार यही करना है कि पहला कथन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति भारत में शीर्ष बायोटेक नियामक निकाय है। यह कथन एकदम सत्य है, क्योंकि यही सिफारिश करता है कोई भी फसलों को जीएम फसल घोषित करना है या नहीं, ये सारे निर्णय यही लेता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रायोगिक क्षेत्र परीक्षणों सहित पर्यावरण में आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड जीवों और उत्पादों के संचालन से संबंधित प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए प्रमुख उत्तरदायी निकाय है। दूसरा कथन है, यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक सांविधिक निकाय है। दोस्तों, यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य करती है और जीईसी की अध्यक्षता विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग एक प्रतिनिधि द्वारा सह अध्यक्षता की जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में यह दूसरा कथन गलत हो जाता है। तीसरा, इसके पास पर्यावरण अधिनियम के तहत लोगों निकाय के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की भी शक्ति है। यह भी कथन एकदम सत्य है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति इसके तहत दंडात्मक कार्रवाई करती है। दोस्तों, यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्म जीवों और पुनः संयोजक के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए भी यह कमेटी जिम्मेदार होती है और इस तरह के यह निर्णय ले सकती है। तो इसमें कथन 1 और 3 सही है, लेकिन प्रश्न में दिया गया है कि उपरोक्त कथनों में से कितने गलत हैं। तो एक कथन गलत है, अतः उत्तर क्या होगा? केवल एक होगा, यानी ए होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के बारे में भी दिया गया है कि यह एक सांविधिक निकाय है। दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने DMH11, जो कि सरसों की प्रजाति है, जिसको मंजूरी दी गई है। तो यह DMH क्या है? धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, इसे DMH11 कहते हैं, एक संकर बीज की किस्म है, जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट द्वारा विकसित किया गया था। तो इसी पर लेकर के चर्चा है, इसी से संबंधित यह खबर में आया हुआ है। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु सरस्वती सभ्यता में बाजरा उपभोग के प्रमाण मिलते हैं। यह कथन एकदम सत्य है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था और गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिलते हैं, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती भी यहाँ प्रारंभ की थी। तो दोस्तों, यहाँ पर अर्धशुष्क क्षेत्रों में भी बाजरा उगाया जाता था। दूसरा कथन है, बाजरा के सेवन से उदर संबंधी रोग से पीड़ित रोगी के शरीर में एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया विकसित होती है, जो छोटी आंत पर हमला करती है। दोस्तों, यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि बाजरा जो होता है वो ग्लूटेन मुक्त होता है और इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और दोस्तों, यह मोटे अनाज एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो ऐसे में यह दूसरा कथन यहाँ पर असत्य है। तीसरा कथन दिया, कृषि मंत्रालय द्वारा घोषित पोषक अनाजों में 2 छद्म बाजरा, यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे, छद्म बाजरा, स्यूडो बाजरा, स्यूडो मिलेट कहते हैं, एक प्रकार का अनाज, कुट्टू और अमरंथ चौलाई शामिल है। तो दोस्तों, यह कथन तो एकदम सत्य है। तो दोस्तों, 2018 में कृषि मंत्रालय ने उत्पादन, खपत और व्यापार के उद्देश्यों के लिए बाजरा की कुछ किस्मों को पोषक अनाज घोषित किया था। इनमें ज्वार बाजरा, रागी, मंडुआ, मामूली बाजरा में कंगनी, काकुन, चीना, कोदो, सांवा, झंगोरा और कुटकी तथा 2 छद्म यानी एक प्रकार का कुट्टू और चौलाई शामिल था। तो इसलिए यह भी कथन सत्य है। तो इसमें कह रहा है कि उपरोक्त में से कितने गलत हैं। तो दोस्तों, एक कथन गलत है, अतः उत्तर क्या होगा? ए होगा, यानी दूसरा कथन गलत है। इससे संबंधित PIB में आई हुई खबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट फार्म फ्रेंडली पॉलिसीज ब्रिंग मोर एरिया अंडर कल्टीवेशन ड्यूरिंग करंट रबी सीजन। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को बाजरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। दोस्तों, दुनिया भर में बाजरा की बढ़ती
मांग को पूरा करने के लिए सरकार 14 राज्यों के 222 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रम के तहत इसकी उपज को बढ़ावा दे रही है। और दोस्तों 2018 में भारत सरकार ने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया गया था और यहाँ पर मानचित्र में आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रायः चर्चा में रहने वाला लोया जिरगा का सर्वोत्तम वर्णन है? पश्तून लोगों के पारंपरिक कानूनों के अनुसार एक विशेष प्रकार की कानूनी सभा है। दोस्तों यह कथन यहीं पर सही है, अतः उत्तर ए होगा। तो दोस्तों लोया जिरगा यह अफगानिस्तान की एक सामूहिक राष्ट्रीय सभा है जो विभिन्न जातीय, धार्मिक एवं जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधियों को एक साथ एक मंच पर लाती है। यह एक उच्च सम्मानित दशकों पुरानी परामर्श संस्था है जिसे राष्ट्रीय संकट के समय या राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए बुलाया जाता है। अफगान संविधान के अनुसार लोया जिरगा को अफगान लोगों के सर्वोच्च अभिव्यक्ति माना जाता है। हालांकि यह आधिकारिक निर्णय लेने वाली संस्था नहीं है एवं न ही इसके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। फिर भी लोया जिरगा के फैसले को राष्ट्रपति और अफगानिस्तान की संसद द्वारा अंतिम रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं द हिंदू में आई हुई खबर है और यहाँ इसके बारे में हमने कुछ पॉइंट दिया है, इसे जरूर देखेंगे। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में मौजूद निम्नलिखित द्वीपों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए दिया हुआ है वनुआतु, सोलोमन द्वीप, फिजी द्वीप, न्यू कैलिडोनिया द्वीप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे दक्षिण से बात की जा रही है, तो सबसे दक्षिण में न्यू कैलिडोनिया है, उसके बाद फिजी है, फिर वनुआतु है और सोलोमन द्वीप है। तो यानी 4 3 1 2, तो उत्तर क्या होगा? 4 3 1 2, उत्तर ए सही होगा। तो इससे संबंधित देखिए विभिन्न समाचार पत्रों में खबर आई हुई है कि 5 फैक्ट्स ऑन फिजीज न्यू प्राइम मिनिस्टर, यानी फिजी एक देश है जिसकी राजधानी सुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू कैलिडोनिया यहाँ है, ये फिजी है, ये वनुआतु है और ये सोलोमन द्वीप है। तो दोस्तों वनुआतु जिसकी राजधानी याद रखेंगे पोर्ट विला है, ये भी ध्यान रखेंगे, कई बार आ जाता है मिलान करने को, पोर्ट विला इसकी कैपिटल है। और दोस्तों यह न्यू कैलिडोनिया के 500 किलोमीटर पूर्वोत्तर में है, यानी न्यू कैलिडोनिया के पूरब में है ये 500 किलोमीटर, और यह फिजी के पश्चिम में है, ये ध्यान रखेंगे, फिजी है, ये फिजी के पश्चिम में, और न्यूगिनी के निकट सोलोमन द्वीपों के दक्षिण पूर्व में यह स्थित है। दोस्तों वनुआतु में मेलानेशियाई लोग सबसे पहले आकर बसे थे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओशिनिया क्षेत्र है जिसे मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया में बांटा गया है। फिजी जिसकी राजधानी मैंने बताया सुआ है, यहाँ पर नए प्रधानमंत्री बने हैं और दोस्तों यहाँ फिजियन हिंदी बोली जाती है। न्यू कैलिडोनिया की बात की जाए तो इसकी राजधानी जो है वह नौमिया है और यहाँ पर फ्रांस का आधिपत्य, फ्रांस का उपनिवेश है। और यहाँ पर अभी हाल ही में जनमत संग्रह हुआ था तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हम फ्रांस के साथ रहना है, तो इस तरह से ये न्यू कैलिडोनियाई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो सोलोमन द्वीप है ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ था, पिछले कई समाचारों में हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी। और दोस्तों सोलोमन द्वीप की राजधानी जो है होनियारा है, तो यह ध्यान रखेंगे कई बार राजधानियों को उत्तर से दक्षिण क्रम से लगाने को या दक्षिण से उत्तर आ सकता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, समाचारों में कभी कभी उल्लिखित समुदाय और किसके मामले में? तो कुर्द कहां से संबंधित हैं? बांग्लादेश से, मधेसी क्या नेपाल से, रोहिंग्या म्यांमार? तो दोस्तों मधेसी तो नेपाल से हैं, रोहिंग्या भी म्यांमार से, अतः उत्तर 2 और 3 सही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुर्द यहाँ पाए जाते हैं, ना कि बांग्लादेश। बांग्लादेश कहाँ है? यहाँ पर है। तो दोस्तों कुर्द मुख्य रूप से मध्य पूर्व में मुस्लिम जातीय समूह है। तो कुर्द जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, टर्की, इराक यहाँ पर देख सकते हैं, ईरान देख सकते हैं, सीरिया, ईरान और आर्मेनिया, इन सब देशों में की सीमाओं तक यह फैले एक पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। वे मध्य पूर्व में चौथा सबसे बड़ा जातीय समूह बनाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी स्थायी राष्ट्र राज्य प्राप्त नहीं किया। और मधेसी जो है यहाँ पर नेपाल में पाए जाते हैं। नेपाली संविधान में समुदाय के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग के लिए हमेशा ये खबरों में रहते हैं। मधेसी को तराई वासी नेपाली भी कहा जाता है। तराई क्षेत्र में जो नेपाली लोगों के एक स्वदेशी जातीय समूह है जो दक्षिण एशिया के तराई बेल्ट में
दक्षिण नेपाल के मधेसी मैदानों के मूल निवासी हैं। रोहिंग्या की बात की जाए तो यह म्यांमार के, यह कह सकते हैं रोहिंग्या शरणार्थी अन्य देशों में जाकर शरण ले रहे हैं, बांग्लादेश, अपने भारत में भी आए हुए हैं। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो दोस्तों यह दिसंबर यानी लास्ट दिसंबर 31 दिसंबर को यह योजना समाप्त हो रही है। यह कोरोना को लेकर के 2020 में, अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी। तो पहले 3 महीने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते दिसंबर, अब इसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के साथ विलय कर दिया गया है। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने कहा है वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ गरीबों को 1 साल तक मुफ्त अनाज मिलेगा और यह जनवरी 2023 से शुरू होगा। तो दोस्तों इस तरह से 2 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी, जो कि केंद्र सरकार इसका बोझ उठाएगी। और दोस्तों बता दें आपको कि यह जो योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसी में इसको मिला दिया गया है। अब अलग से अनाज नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है क्या? तो यह 10 सितंबर 2013 को, तब यूपीए की सरकार थी, यानी कांग्रेस समर्थित सरकार थी, उस समय इसे लागू किया गया था। तो इसमें चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए प्रति किलोग्राम दिया जाता है। और दोस्तों लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% इसके अंतर्गत आएगा। और दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन समग्र तौर पर देश की कुल आबादी का 67% हिस्से को कवर करता है। और दोस्तों इसमें प्रावधान है कि प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो, मोटा अनाज 1 रुपए किलो। लेकिन अब इस तरह से देख सकते हैं कि हालांकि अंत्योदय अन्न योजना के तहत मौजूदा प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करना जारी रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब भारत सरकार 35 किलोग्राम अनाज देगी, लेकिन वह पूरा मुफ्त रहेगा और अन्य सभी योजनाओं को इसी में मिला दिया गया है। तो यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ही दिया जाएगा। और दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यह एक महत्वाकांक्षी योजना थी, महत्वपूर्ण योजना थी, जो कि कोरोना के दौरान गरीबों के लिए यह बहुत ही सहायक सिद्ध हुई थी। अब यह इसे बंद कर दिया जाएगा। इवन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत ही इसमें आप विलय कर दिया जाएगा। अब दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है, दोस्तों जापान की संसद का क्या नाम है? और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिजी के नए प्रधानमंत्री का क्या नाम है? उन्होंने किसका स्थान लिया? तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।